अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहीन है। हम आपको अपने इस पॉडकास्ट के एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज की जो हमारी मेहमान है वो है डॉक्टर आयशा बेग। डॉक्टर आयशा जो है अमेरिका में एक पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं। वो अभी फ़िलहाल कैलिफ़ोर्निया में प्रैक्टिस करती हैं और उनकी तालीम जो है पाकिस्तान से है। काफ़ी दफ़ा जब हम बच्चे को देखते हैं कि वो रो रहा होता है, तो ज़्यादातर माँ-बाप को लगता है या तो उसको भूख लगी है या उसके डायपर बदलने का वक़्त आ गया है। लेकिन हम ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम इग्नोर कर पाते हैं कि क्या पता कि किसी बच्चे को किसी किस्म की बीमारी हो, कोई एसिड रिफ्लक्स हो और वो हम लोग इग्नोर करते हैं और ये एक बढ़ता हुआ फिनोमेना है हमारे सोसाइटी में। इसीलिए आज हमारे साथ डॉक्टर आयशा जो है बच्चों के अंदर जो एसिड रिफ्लक्स होता है या जिसे हम हार्टबर्न भी कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया एंड स्पेशली इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। तो आई होप कि बहुत सारे वालिदैन इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सो थैंक यू सो बिल्कुल, मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल। अच्छा तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जब हम लोग बात करते हैं एसिड रिफ्लक्स या मेडिकल टर्म में जिसको जीईआरडी कहते हैं या हार्टबर्न होता है उसका मतलब क्या होता है? सो इससे पहले कि मैं बहुत वैसे डिटेल डेफिनेशन में जाऊं या इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको मैं बताऊं, मैं थोड़ा बहुत इसको एनाटॉमिकली बताना चाहूँगी कि एनाटॉमी हमारे अंदर या बच्चों के अंदर या बड़ों में एनाटॉमी क्या है। बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो जो निवाला है या इन केस ऑफ अ बेबी जब वो बच्चा दूध पीता है तो मुंह के बाद हमारे पीछे जो थ्रोट है उसको हम मेडिकल टर्म में जैसे फेरिंग्स कहते हैं, वो कनेक्टेड है नीचे एक ग़िज़ा की पाइप विच इज़ कॉल्ड एसोफेगस, फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, और मैं रेस्ट ऑफ द टॉक में भी उसको मैं फूड पाइप कहूँगी या एसोफेगस। वो कनेक्टेड है हमारे पेट से। तो इस तरह हमारा एक जब हम कोई भी खाना खाते हैं या बच्चा जब दूध पीता है, इस तरह खाना अंदर जाता है मुंह से, फिर ग़िज़ा की नाली जो कि एसोफेगस या फूड पाइप है, फिर स्टमक और उसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन है। रिफ्लक्स बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे स्टमक के कंटेंट हैं या स्टमक के अज्जा जो कि बेबी के लिए ऑब्वियसली वो मिल्क होगा और बड़ों में खाना होगा, वो वापस आए एसोफेगस में या फूड पाइप में। छोटे बच्चों में, बेबीज़ में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। मेडिकल टर्म्स में इसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कहेंगे। जब खाना नॉर्मली या दूध एसोफेगस में आए, कुछ केसेस में बेबीज़ में ये ऊपर तक आता है, जो कि पेरेंट्स देखते हैं कि नाक से दूध निकल रहा है, मुंह से दूध निकल रहा है, तो उसको हम मेडिकल टर्म्स में रिगर्जिटेशन कहते हैं। या कुछ बच्चे वॉमिट भी करते हैं कि आपको पेरेंट्स को दिखता है कि दूध एक फोर्स से या विदाउट फोर्स बाहर आ रहा है। जो गर्ड टर्म है GERD, ये टर्म तब यूज़ करते हैं कि जब रिफ्लक्स इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि हमारा जो एसोफेगस है या स्टमक है उसमें जो कंटिन्यूस एसिड ऊपर आ रहा है उसकी वजह से हमारी जो लाइनिंग है उसमें डैमेज होना शुरू हो जाए। एंड वो जब कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं उसको हम गर्ड कहते हैं, विच इज़ GERD। सो ये बेसिकली डेफिनेशन है। बट इसलिए मैं पहले चाह रही थी कि थोड़ा सा मैं एनाटमी डिस्क्राइब करूं और फिर ये डेफिनेशन, ताकि जो सुनने वाले हैं वो समझ सकें कि एनाटमी बेसिकली पहले क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा मेरा दूसरा सवाल ये है कि बच्चों में क्योंकि बच्चे जो है पैदाइश से लेके कभी 2, 3, 4 साल तक दूध पीते हैं, तो किस स्टेज पर बच्चे ये एसिड रिफ्लक्स डेवलप कर सकते हैं? मतलब कितने छोटे हो सकते हैं? क्या आप न्यूबॉर्न डेवलप कर सकते हैं या आपको थोड़ा बड़ा होना पड़ता है? अगर आप थोड़ा-सा टाइमलाइन या एज अगर आप थोड़ा-सा बता सकें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो बेबीज़ जो हैं उनको जो है रिफ्लक्स उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई हैं कि नॉर्मल बच्चों को कंपेयर किया गया है जिन बच्चों के अंदर हार्ट डिज़ीज़ है या लंग के कोई प्रॉब्लम्स हैं, डिज़ीज़ेज़ हैं, और नॉर्मल बच्चों में देखा गया है कि उन बच्चों को अगर बीमार बच्चों से कंपेयर किया जाए, नॉर्मल बच्चों में भी रिफ्लक्स पाया जाता है। तो ये मैं पेरेंट्स को ज़रूर इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा एक कॉमन बीमारी है जो कि बच्चों में देखी जाती है।
अगर इसको हम एक बिल्कुल लेमैन की तरह सोचें तो बेबी जो है उसका एसोफेगस या फूड पाइप जो है वो बहुत छोटा होता है, बिकॉज बेबी इटसेल्फ एक न्यू बॉर्न है, और स्टमक जो है वो भी बेबी का बहुत छोटा होता है। रिसर्च ये बताती है कि जैसे फर्स्ट डे पे जो है स्टमक जो है बेबी का इतना छोटा होता है कि चेरी की साइज का, डे 2 पे एक बोला जाता है कि वॉलनट की साइज का, एक एक वीक के बच्चे को बोला जाता है कि उसका स्टमक जो है वो एक एप्रिकॉट की साइज का है। तो आप इमेजिन करें कितना छोटा साइज है। तो वो जो स्टमक है और एसोफेगस, मतलब ये पूरी तरीके से एक, जिस तरह मेच्योर बच्चे में या बड़े बच्चे या बड़े इंसान में जिस तरह डेवलप होते हैं वो बेबीज में नहीं होता, क्योंकि साइज ही इतना छोटा है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये और मेच्योर होते जाता है। उसके अलावा एक साइज के अलावा जो हमारा स्टमक है और जो एसोफेगस है वो एक एंगल पे हैं, मतलब सीधे नहीं हैं। तो ये जो एसोफेगस है और स्टमक एक एंगल पे पाए जाते हैं, और जो हमारा एसोफेगस या फूड पाइप है और स्टमक जहाँ कनेक्ट होता है वहाँ पे एक मसल है जो कि नॉर्मली जो स्टमक के कंटेंट्स हैं उसको ऊपर आने से रोकता है। तो जो बच्चे जो हैं उनमें ये मसल, कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि मसल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पूरा वेल डेवलप नहीं होता है। इसकी वजह से बच्चे जो हैं ज़्यादा प्रोन होते हैं कि उनमें रिफ्लक्स आसानी से हो और आसानी से जो दूध है वो ऊपर आ सके। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको हम हैप्पी स्पिटर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें भले वो दूध नाक से निकल रहा हो, मुंह से निकल रहा हो, लेकिन वो फिर भी खुश नजर आएंगे माँ बाप को कि इवन उनका दूध निकल भी गया है, रिफ्लक्स जैसे बाहर आ भी रहा है, रिगर्जिटेट वो कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो, उनको कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी हंसते रहेंगे, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बजाय इसके कि जब ये फुल और एडवांस हो जाए, कुछ बच्चे जो हैं उनको कुछ और सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, सो वो देखा जाता है। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले कि हम सिम्पटम्स में जाएँ, मुझे सिर्फ़ एक थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन दे दें कि जो बच्चों के अंदर जो रिफ्लक्स पाया जाता है, क्या ये जेनेटिक्स से लिंक्ड है, या किस किस्म की हम लोग की बर्थ होती है, नॉर्मल है या सी सेक्शन है? या इस चीज़ से लिंक्ड होता है कि माँ ने जो है प्रेगनेंसी के दौरान किस किस्म का खाना खाया या क्या पिया, या मतलब इस तरीके की कोई चीज़ है? जी, जेनेटिक्स जो है डेफ़िनेटली, जिस तरह और बीमारियों में जेनेटिक्स का रोल होता है, उसी तरह रिफ्लक्स में भी देखा गया है कि मतलब कुछ स्टडीज़ हुई हैं कि ट्विन बच्चों में जिनका डीएनए सेम है, अगर एक बच्चे के अंदर रिफ्लक्स की बीमारी होगी तो 1 से 1.5% चांस है, लाइक 1 एंड अ हाफ टाइम्स चांस है कि दूसरे बच्चे में भी रिफ्लक्स होगा। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा भी रोल प्ले करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिकली अगर किसी के अंदर ज़्यादा चांस है कि रिफ्लक्स हो, एनवायरमेंटली अगर कोई जैसे बड़ा बच्चा है या बड़ा इंसान है, वो अगर ज़्यादा स्पाइसी फूड्स खा रहा है या ग्रीसी तली हुई चीज़ें खा रहा है, उनमें एनवायरमेंटली भी फिर आपके फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन बच्चों में जो है वो देयर आर चांसेस कि कुछ बच्चों में जेनेटिकली ज़्यादा चांसेस हों। दूसरा जो आपका सवाल था सी सेक्शन वर्सेस वैजिनल डिलीवरी, तो जो सी सेक्शन, कुछ रिसर्चर्स ने बताया है कि सी सेक्शन के बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है, लेकिन इतना ज़्यादा साइंस इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप नॉर्मल बच्चों को भी देखेंगे, 50% ऑफ ज़्यादातर बच्चे वो स्पिट अप करते हैं, लेकिन खुश खुश गुड न्यूज़ ये है कि 80% ऑफ दीज बेबीज ये जो हैं आउटग्रो कर जाएंगे जब वो 12 महीने के होंगे या 18 महीने के, तो वो जो हैं वो रिफ्लक्स खत्म हो जाएगा। एक नॉर्मल ट्रेंड है कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो रिफ्लक्स शुरू होता है, इट गेट्स वर्स, 3 से 4 महीने के टाइम पे वो वर्स होता है, एक बेल शेप जैसे बनता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो अराउंड, ज़्यादातर बच्चों में अराउंड 12 to 18 months देर आर चांसेस कि ज़्यादातर बच्चे इसको आउटग्रो कर देंगे और रिफ्लक्स खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि सिम्पटम्स कैसे? आपने बताया था कि बच्चे कभी उल्टी करते हैं या उनकी नाक से या मुँह से दूध निकलता है, लेकिन ये तो जब ब्रेस्ट फीडिंग में एक या बॉटल फीड में एक नॉर्मल सा थोड़ा बहुत फिनोमेना होता है। तो अगर आप हमें बताएँ कि एग्ज़ैक्ट सिम्पटम्स क्या होते हैं और एट व्हाट स्टेज
जो है डॉक्टर जो पेरेंट्स हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे बच्चा के जो सिम्पटम्स हैं ये नॉर्मल नहीं है एंड उनको एक मेडिकल अटेंडेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सो जैसे कि मैंने बताया, इसको हम मेडिकल टर्म्स में या कॉमन लेमैन टर्म्स में, जो आपने जैसे बताया कि दूध नाक से निकलता है या मुँह से, उन बच्चों को हम हैप्पी स्पिटर्स भी कहते हैं कि जैसे उनकी वो दिस इज़ रिफ्लक्स कि वो उनके नाक से और मुँह से निकल रहा है दूध, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज़ इट्स अ नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं फिज़ियोलॉजिकल फिनोमेना है, यानी कि फिज़ियोलॉजिकली हमारी बॉडी या बच्चों की बॉडी बनी भी ही ऐसी है कि वो एनाटॉमिकली ऊपर आना ही है उस दूध को। और जो पेरेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, मैं उसके बारे में लेटर बताऊंगी क्यों किसी वजह से बढ़ जाता है। लेकिन जो ये दूसरे सिम्टम्स जिनके बारे में हम बात करेंगे कि कभी पेरेंट्स को लगे कि बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा है, तो ये एक साइन है कि भाई कुछ और देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन, जिसकी वजह से रिफ्लक्स के अलावा कोई चीज़ हो सकती है। अगर बेबी जो है वो दूध बिल्कुल ही पीना बंद कर दे, फीडिंग रिफ्यूजल जिसे हम कहते हैं, कि वो खुद बेबी मुंह यहाँ से यहाँ करे कि नहीं उसको और दूध नहीं चाहिए है। कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी बैक पूरी आर्च करते हैं, तो ये जो है वो बैक आर्चिंग जो है टर्म, कुछ रिसर्चर्स कहती हैं कि ये रिफ्लक्स से रिलेटेड नहीं है एंड इट कैन जस्ट बी एक नॉर्मल फिनोमेना हो सकता है। कुछ रिसर्चर्स कहती हैं कि ये पार्ट ऑफ रिफ्लक्स हो सकता है। जब पेरेंट्स को चाहिए कि वो पीडियाट्रिशियन को या चाइल्ड स्पेशलिस्ट को रीच आउट करें, वो ये ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया, कि बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा हो, जब बच्चा बिल्कुल लगे डिहाइड्रेटेड हो, ऐसा लगे कि उसमें पानी की कमी हो गई है, लिप्स ड्राई लगने लगे, उनकी स्किन एकदम पेल लगने लगे, जब उल्टी में या स्पिट अप में ग्रीन कलर आने लगे या येलो कलर आने लगे या ब्लड जैसे आपको रेड कलर आने लगे, तो वो ख़तरनाक बात है। तो उनको चाहिए कि फ़ौरन डॉक्टर के पास वो जाएँ। इसके अलावा अगर डायपर्स जो हैं वो कम गीले होने लगे, यानी बच्चा पेशाब नहीं कर रहा है, तो वो एक ख़तरे वाली बात है। उसके अलावा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, यानी कि सांस लेने में बच्चे की तकलीफ़ हो, वो चोकिंग की आवाज़ आए या बार-बार ऐसा लगे कि गैग कर रहा है बच्चा, या छोटे बच्चे में अगर कंटिन्यूसली खांसी रह रही हो, रिपीटेड कान के इन्फेक्शन हो रहे हों या रिपीटेड नमूनिया हो रहा हो, तो ये सारी ऐसी अलामात हैं जिसकी वजह से मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को चाहिए उनको पीडियाट्रिशियन को या चाइल्ड स्पेशलिस्ट को फ़ौरन से रेफ़र करें। बिल्कुल, जैसे आपने इतने सारे सिम्पटम्स बताए, ये काफ़ी कन्फ्यूज़िंग हो सकते हैं कि हम लोग जैसे अगर कान का इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम लोग का पहले जो है लाइक आवर रिफ्लेक्स विल नॉट बी कि हम लोग किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाएँ या कोई एसिड का मतलब कोई स्टमक इश्यू हो सकता है। लेकिन आपके ख़्याल में इन योर प्रैक्टिस के सबसे ज़्यादा पेरेंट्स जो है रिफ्लक्स इश्यू को किससे कन्फ्यूज़ करते हैं? सो पेरेंट्स जो है वो बेसिकली परेशान होते हैं जब एकदम बहुत सारा दूध जो है वो स्पिट अप जब हो रहा होता है, वो इस वजह से लेकर आते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हमने सिम्टम्स तो डिस्कस किए, लेकिन इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि रिफ्लक्स नहीं है, क्या वजह कुछ और चीज़ है। एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसे काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी कहते हैं, जो कि बच्चों में कॉमनली देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि जो काउज मिल्क है या माँ के अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क है, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो बच्चा नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा और उससे वो एलर्जिक है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उसको कंफ्यूज करते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस से। तो मैं ये इस चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि जो प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो बच्चों में बहुत रेयर है। और लैक्टोज जो है वो दूध के अंदर शुगर उसको बोलते हैं, जबकि जो काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी है वो प्रोटीन का मसला है कि वो प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे, उससे एलर्जी है। तो आप लैक्टोज इंटॉलरेंस को अपनी डिक्शनरी से फिलहाल बिल्कुल निकाल दें, जो कि बच्चों में बहुत रेयर है। काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी को बहुत इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो रिफ्लक्स से कंफ्यूज किया जाए और बच्चे में क्या पता काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी है, जिसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, जिसमें आप एक ब्रोकन डाउन फॉर्मूला देते हैं, या ब्रेस्ट मिल्क अगर माँ दे रही है तो उसको हम रेकमेंड करते हैं कि वो कोई भी दूध चीज़, डेयरी वाली चीज़ या सोया जिस खाने में है वो बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि वो बच्चे से प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट किया जा रहा। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चे का वो प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा, तो ये इससे कंफ्यूज किया जाता है। उसके अलावा कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा जो वॉमिट कर रहे हैं,
कि वो लिटरली अगर कुछ हमारे पास आते हैं बच्चे जो कि पेरेंट्स वीडियो दिखाते हैं कि वो इतनी ज़ोर से उल्टी कर रहे हैं कि आपको लगेगा एक एंगल से उल्टी जा रही है, जिसको हम प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं। तो ये एक अलग दूसरी कंडीशन है पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसमें जो मसल है स्टमक के आखिर में जो कनेक्ट करता है स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दूध जो है वो आसानी से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता। तो जब वो आगे नहीं जा पाता तो वो पीछे आता है, एंड दैट इज व्हाई जो बच्चे होते हैं वो एक फोर्सफुल वॉमिटिंग के साथ आते हैं। तो ये सारे ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि रिफ्लक्स कि अगर माँ बाप को लग रहा है कि ये उल्टी कर रहा है बच्चा या बहुत स्पिट अप कर रहा है, तो इस चीज़ को पीडियाट्रिशियन लुक इनटू करे कि कहीं ये तो नहीं है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि कुछ बच्चे जैसे जो प्री टर्म बच्चे होते हैं या कुछ बच्चों में वो न्यूरोलॉजिकली इम्पेयर्ड होते हैं, उनको स्वॉलो करना सही से नहीं आता कि दूध को किस तरह से निगलना है। मतलब कोऑर्डिनेशन एक होती है, हमारे मसल्स हमारा ब्रेन आपस में कनेक्टेड है, किस तरह से हमारा स्वॉलोइंग का मैकेनिज्म, किस तरह से दूध को अंदर लेना है। तो कुछ प्री टर्म बच्चे जो हैं या जिन बच्चों में सेरेब्रल पैल्सी है वो नहीं कर पाते ये। तो ये ज़रूरी है कि पीडियाट्रिशियन इस चीज़ पे ध्यान दे कि स्वॉलोइंग डिसफंक्शन तो नहीं है कोई, और उसको स्पेशल एक्सरे की ज़रूरत नहीं है जिससे वो मालूम कर सकें कि ये कॉज हो सकती है रिफ्लक्स की। बिल्कुल। अच्छा, हमने काफ़ी बात की रिफ्लक्स के बारे में, लेकिन अगर हम लोग कुछ डे टू डे के बारे में बात करें, अगर किसी बच्चे को रिफ्लक्स है तो क्या वो माँ का दूध पी सकता है, या फॉर्मूला मिल्क में या किसी किस्म के खाने से या किसी सॉलिड्स जो आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्या वो एक फैक्टर हो सकता है कि वो एसिडिटी को या रिफ्लक्स को जो है बदतर कर रहा है? क्योंकि बड़ों में तो ये होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन ले लें या बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाएँ तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। लेकिन बच्चों में क्या किसी किस्म का खाना या माँ का दूध या माँ का दूध ना पीना, क्या ये कोई फैक्टर्स हैं जो लिंक करते हैं? ये अगेन बहुत इंटरेस्टिंग सा आपने सवाल किया। सो ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली रेकमेंड किया जाता है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, रिसर्च ये कहती है कि उनमें रिफ्लक्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अगेन मैं यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला के इसके कंपैरिजन में नहीं जाऊँगी। जो बच्चे फार्मूला भी पीते हैं उनमें भी रिफ्लक्स के चांसेस हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्रेस्ट फीड करते हैं तो उनमें ज़्यादा चांस है या कम। रिसर्च जो है, कुछ पेपर्स लिटरेचर में ये बताते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग हैज सीम्ड इट सीम टू बी प्रोटेक्टिव, तो ये थोड़ी फायदेमंद है। बट ये कि जो ब्रेस्ट फीड नहीं करते फॉर्मूला वाले भी बच्चे हैं, उनमें भी देखा गया है। ज़रूरी बात यह है कि जब बच्चे को दूध पिलाया जाए तो उसको फ़ौरन से लिटाया ना जाए। ये बहुत मिसकंसेप्शन है। जस्ट लाइक अगर हम इमेजिन करें हम लेट के खाना दूध पिएं या हम लेट के खाना खाएं तो किस तरह से हम फील करेंगे। तो वही चीज़ बच्चे में है, और जिस तरह के मैंने शुरू में एक एनाटमी बताई है कि किस तरह से बच्चे का पेट छोटा होता है, जो इसोफेगस है फूड पाइप वो कितना छोटा होता है, और उसी चीज़ को अगर आप सोचें आप दूध पिला के फ़ौरन से लिटा दें तो वो फिर चीज़ें हैं जिसकी वजह से अलामात जिसकी वजह से रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं 1 या 2 आउंस दूध पिला के फिर बीच में बर्प कराएं, और पूरा फीड कराने के बाद भी 30 मिनट्स एटलीस्ट बेबी को अपराइट रखें, सीधा रखें, फ़ौरन से ना लिटाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर पेरेंट्स इस तरह से करें तो रिफ्लक्स के चांसेस कम हो सकते हैं। बहुत से माँ बाप बच्चे को उल्टा गोद में रख के थप थप मारना शुरू, पीछे एज एन मारना नहीं, एज एन पीछे उनको सहलाना कमर से शुरू, लाना, जी, जी। या तो वो सहलाना शुरू कर देते हैं, एंड जो कि गलत है। तो वो नहीं करना चाहिए। पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को सीधा रखा जाए एटलीस्ट 30 मिनट्स, और बर्पिंग के मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट में वो एविडेंस है कि उनको बर्प बीच में किया जाए और फिर बाद में जब पूरे फीड हो जाए उसके बाद फिर से वो बर्प करें। बिल्कुल, आपने ये तो बता दिया कि ये कुछ होम रेमेडीज़ जो हैं कि जिससे आप एसिड रिफ्लक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसी और रेमेडीज़ हैं जो कि हमें घर में अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे रिफ्लक्स जो है कम हो सके? और उसके साथ-साथ ये भी बताएँ कि एज़ पेरेंट्स, क्योंकि स्पेशली न्यू पेरेंट्स हम लोग हर वक़्त सीख रहे होते हैं, हर बच्चा डिफरेंटली रिस्पॉन्स करता है।
तो क्या कोई ऐसे एक्ट्स हैं जो माँ-बाप करते हैं जिसकी वजह से बच्चे को रिफ्लक्स होने के ज़्यादा चांसेस है? जैसे आपने कहा कि फ़ौरन लेटा देते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने इस कन्वर्सेशन के दौरान मिस कर दी? एब्सोल्युटली स्पेशली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स में देखा गया है कि वो जो है बच्चे को ओवर फीड करते हैं। वो समझते हैं कि भाई बच्चे ने पूरा तरीके से दूध नहीं पिया है या बहुत कम पिया है और बच्चा मेरा बहुत कमज़ोर लग रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, ओवर फीडिंग करते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया, स्टमक के साइज़ कि कितना छोटा होता है स्टमक का साइज़। एक चेरी के आप उसको मुनासिबत से ले सकते हैं, एक ग्रेप फ्रूट के साइज़ का तब होता है जब बच्चा 6 महीने का होता है। तो साइज़ बहुत छोटा है और इमेजिन करें कि उसमें आप 3 से 4 आउंस हर दफ़ा की फीड में 3 से 4 घंटे पे अगर एक पेरेंट पिला रहा है, तो ज़ाहिर है रिफ्लक्स होगा, क्योंकि उसकी स्टमक की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उसको रहने दे उस दूध को अंदर। उसके अलावा जो पेरेंट्स स्मोक करते हैं, सिगरेट नोशी, तो उसमें जो है वो ज़्यादा देखा गया है कि रिफ्लक्स कैन वर्सन, और या कोई घर में केमिकल स्मोक हो उसकी वजह से भी वो वर्सन हो जाता है। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि जब आपने बर्थ दे दी है, जिसके बारे में हमने बात की है, और बच्चा काम हो जाए, तो ज़रूरी है कि उसकी बैक पे सुलाया जाए किसी एंगल पे। इस चीज़ में बल्कि काफ़ी रिसर्च हुई है कि बहुत से पेरेंट्स कार सीट में सुला देते हैं बच्चों को, कि वो उनको लगता है कि वो एंगल से उनको रिफ्लक्स नहीं होगा, जो कि गलत है। और इससे जो है कार सीट में सुलाने से या बच्चे को उल्टा पेट पे सुलाने से चांसेस बल्कि बढ़ जाते हैं अचानक से डेथ के, जिसको हम सिड्स के उससे बुलाते हैं, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिससे चांसेस हैं कि खुदा न खास्ता बच्चे की डेथ हो जाए। तो वो ये ख़तरनाक अलामात हैं कि पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। जिस तरह बैक है, उसी बैक पे ही बच्चे को सुलाया जाए। जब हमने ये घर के स्टेप्स ले लिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाता है कि जब आप डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर जो है शुड नॉट स्टार्ट कोई भी मेडिकेशन राइट अवे। जो फर्स्ट स्टेप है रिफ्लक्स का, पहले डॉक्टर को चाहिए कि वो पेरेंट्स से डिस्कस करे कि फॉर्मूला को थिकन करे, मतलब कि गाढ़ा करे। अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे है तो उसको थिकन करने के अलग तरीका है, और अगर फॉर्मूला पे है तो किस तरह थिक किया जाए। उससे ये होता है कि उसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो आप जैसे समझें कि अगर किसी चीज़ ग्रेविटी की वजह से नीचे रहे, तो वो थिकन, जिसको हम थिकनिंग द फीड्स कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि फीड को थिकन किया जाए ताकि वो ज़्यादा देर स्टमक में सही से रह सके। लिक्विड आसानी से ऊपर आ जाता है एसोफेगस में, जबकि गाढ़ा दूध जो है वो बैठा रहता है स्टमक में। सो बेसिक ये कॉन्सेप्ट है। तो ये नेक्स्ट स्टेप है दवाइयाँ शुरू करने से पहले। अच्छा, बिल्कुल। जब कोई बहुत ही छोटा बच्चा होता है, तो क्या उसको भी दवाइयाँ दी जाती हैं या फिर इसी को दूध को गाढ़ा करते हैं, या किसी को अगर एक्सट्रीम फॉर्म होता है, तो जो दवाइयाँ होती हैं, एक अगर आप बताएँ कि ये नाम ना लिया जाए, क्योंकि फिर ऑब्वियसली हमारे मुल्क में तो आप ऑफ द काउंटर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन दवाइयों के साथ कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? जी, दवाइयाँ दी जा सकती हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ बच्चों में बहुत ही ज़्यादा शदीद रिफ्लक्स है, तो थिकन और थिकनिंग से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 2 तरह की मेडिकेशंस हैं, जिनको मैं नाम ब्रांड नेम नहीं लूँगी, लेकिन एक कैटेगरी है जिसको हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं, और एक PPI है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये दोनों स्टमक में डिफरेंट जगह पे काम करती हैं, और इनका बेसिक मकसद ये है कि स्टमक का एसिड कम कर सकें। तो ये देखा गया है कि आप दवाइयाँ दें, उससे कुछ बच्चों में फ़ायदा होता है, और बहुत सी रिसर्च हुई है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि बच्चों को आप दवाइयाँ दे रहे हैं, फिर भी उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो यही रिसर्च ये सपोर्ट करती है कि नॉर्मल बेबीज़ में, जैसे कि मैंने कहा, कि रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, फिजियोलॉजिकल है। अगर दवाइयाँ दे भी दें तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे में आप स्पिट अप देखेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो। कॉलिक जैसे बीमारी है, जिसे बहुत कॉमनली 2 से 3 से 4 महीने के बच्चे में देखा जाएगा कि
कॉलिक की होता है एकदम गैसी, तो हो सकता है बच्चे में कॉलिक की बीमारी हो, उस वजह से बच्चा इरिटेबल हो रहा है, या और जो मैंने वजूहात डिस्कस की, काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी और ये सारी चीज़ें, वो चीज़ें आपका पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट रूल आउट करे और फिर देखे कि उससे फ़ायदा होता है कि नहीं। सिर्फ दवाइयाँ पे डालने से ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स को दिखे कि कोई फ़ायदा हो, और लॉन्ग टर्म दवाइयाँ पे जो बच्चे रहते हैं कि हो सकता है कि उनमें और मज़ीद वॉमिटिंग हो, या अंदर से जो है बच्चे को और इरिटेबिलिटी महसूस हो, कुछ बच्चों को डायरिया हो जाता है, तो ये साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं। सो बेसिकली मैं पूछना चाह रही हूँ कि कोई कॉमन मिसकंसेप्शंस जो हैं एसिड रिफ्लक्स के अराउंड, जो एज अ डॉक्टर आपको ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग द सिचुएशन वो खराब हो जाती है, या तो पेरेंट्स जो हैं दवाइयाँ नहीं लेना चाहते, या राइट। इस तरीके की कोई ऐसी चीज़ है जो आके आपको ऐसा लगता है कि एक ऐसी मिसकंसेप्शन है जो कि सिचुएशन को वर्स कर रहा है? बिल्कुल। तो अगर जैसे कि मैंने कहा कि अगर एक पेरेंट है वो एक पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जा रहा है रिफ्लक्स के मेडिकेशन के लिए, स्पेशली कि कुछ पेरेंट्स तो इसके अगेंस्ट में होते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चे को कोई भी दवा नहीं देंगे, और कुछ पेरेंट्स फेवर में होते हैं कि हम बच्चे को दवा दे देंगे। ज़रूरी बात ये है कि बाकी चीज़ें जो हैं मैंने जो डिस्कस की, कि कोई अंडरलाइन कोई और कॉज तो नहीं है रिफ्लक्स के अलावा जो कि मिस हो रही हो। जैसे कि मैंने बताया, कॉलिक हो सकता है, काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है बच्चे में, या कोई न्यूरोलॉजिकल मसला है, वो सारी चीज़ें रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें रूल आउट हो गई हैं और आपका डॉक्टर बच्चे का ये समझता है कि हाँ इन दवाइयों से फ़ायदा हो सकता है, तो उस ट्रायल इज़ कम्प्लीटली वैलिड कि बिल्कुल ट्रायल दिया जाए इन दवाइयों का जो कि हमने डिस्कस की, और उनसे देखा जाए कि फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई और बीमारी है, जैसे कि हमने जो डिस्कस किया, तो उनकी ट्रीटमेंट फिर कुछ और है, तो इसलिए पूरा कंप्लीट एवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है किया जाए, ताकि आप कोई और चीज़ मिस ना कर सकें। बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा दूध निकाल रहा है तो उसको बहुत शदीद रिफ्लक्स है, तो ये मतलब ये एक मिसकंसेप्शन है। जैसे कि मैंने कहा, कोई हो सकता है अंडरलाइन कोई इन्फेक्शन चल रहा हो बच्चे में, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, तो उसकी वजह से भी वो वॉमिट कर सकता है, तो बाकी डिफरेंशियल्स रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से पेरेंट्स का ये मिसकंसेप्शन होता है कि रिफ्लक्स सिर्फ सर्जरी से ही क्योर हो सकता है। हालांकि सर्जरी इज़ लाइक लास्ट 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 रिजॉर्ट। हम सर्जरी बिल्कुल नहीं करते हैं। जैसे कि मैं शुरू से इस बारे में एम्फसाइज कर रही हूँ कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है रिफ्लक्स, और ये वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाएगा। एक और मिसकंसेप्शन माँ बाप में ये भी होता है कि अगर बच्चा इरिटेबल है तो वो उसको रिफ्लक्स है, और बहुत ही इंटरचेंजेबली पेरेंट्स या कुछ फिजिशियंस जो हैं वो GERD GERD यूज़ करते हैं, जो कि मैंने बताया कि जो GERD जो है वो तब आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जब अंदर आपके एसोफेगस में या स्टमक में डैमेज शुरू हो जाए, ऐसे सेल्स आ जाएं जो कि एसोफेगस की या स्टमक की लाइनिंग को ख़राब कर रहे हों, तो उसकी वजह से जो कि अलग मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो वो पेरेंट्स का मिसकंसेप्शन है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल है तो उसको एसिड रिफ्लक्स ही है शदीद वाला, जो कि इट्स नॉट द कॉज। अलग दूसरी कॉजेज़ हो सकती हैं, और इरिटेबिलिटी इटसेल्फ जो है इट्स अ वेरी नॉट स्पेसिफिक साइन। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आपने हमें टाइम दिया, और इसी के साथ हम अपने एपिसोड के अख्ताम पर पहुँचते हैं। इससे पहले कि मैं ये एपिसोड ख़त्म करूँ, डॉक्टर आयशा, कोई आप एक ऐसा मैसेज देना चाहती हैं हमारे लिसनर्स को, या जो चीज़ आपको ऐसा लगा कि आपने इस पूरे कन्वर्सेशन में कवर नहीं किया हो? आई थिंक आपने बेसिकली काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की हैं। बस मैं सुनने वालों को यही एडवाइस करना चाहूँगी पेरेंट्स को कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चे को बेस्ट समझते हैं। दे अंडरस्टैंड कि कब नॉर्मली उनको बच्चे को हर रोज़ देखते हैं, तो उनको पता है कि कब वो बच्चा नॉर्मल एक्ट कर रहा है और कब जो है उसके सिम्टम्स उसके जैसे नहीं लग रहे, वो नॉर्मली ऐसा नहीं एक्ट करता है। तो जब पेरेंट्स को इस तरह लगे, वो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं और ये डिस्कस करें, और स्पेशली जब बेबी वेट गेन नहीं कर रहा हो। जैसे कि मैंने बताया, अगर दूध में ग्रीन कलर का दूध आने लगे, येलो कलर, या ब्लड आने लगे, या
स्टूल्स में पखाने में जो है वो रेड ब्लड आपको दिखने लगे, तो फ़ौरन से आप डॉक्टर को जाके या इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाएं या अपने पीडियाट्रिशियन से जाके कंसल्ट करें। या बहुत ज़्यादा फोर्सफुल वॉमिटिंग हो रही है कि बच्चा बिल्कुल दूध नहीं टॉलरेट कर पा रहा, तो बहुत ज़रूरी है कि फ़ौरन से इमरजेंसी में बच्चे को ले जाया जाए। इसके अलावा द एंड लाइन वुड बी रिफ्लक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। 50 से ज़्यादा फ़ीसद बच्चों में रिफ्लक्स देखा जाता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि रिफ्लक्स बहुत सारे बच्चे तकरीबन 80% दे विल आउटग्रो इट, यानी रिफ्लक्स ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल। हम अपने लिसनर्स को ये भी बताना चाहूँगी कि डॉक्टर आयशा का इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि हम अपने पेज पे टैग भी करेंगे, उसको ज़रूर फ़ॉलो करें। वो बहुत सी ऐसी मेडिकल चीज़ों के बारे में हमें आगाह करती रहती हैं, जिसको हम अपने आम लाइफ़ में जो है इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर आयशा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।